हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आवर पास्ट पढ़ रहे हैं और आवर पास्ट में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने कुछ पैराग्राफ्स रीड कर लिया है और आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ये वाला टॉपिक है हमारा। इसमें हमने पिछले वीडियो में ये पैराग्राफ ऑलरेडी देख लिया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है। दिया है टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। कह रहा है कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। अभी पहले हमने पढ़ा था ना पिछले पैराग्राफ में, तो बोला था कि यह भिन्नता जो है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ साथ इनके अर्थ में भी, इनके मीनिंग में भी चेंज आया। तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान जैसे वर्ड को ही ले लीजिए। आगे है टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। कह रहा है कि आज हम ऐसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, जैसे कि आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र, ठीक है, राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। और कह रहा है व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by मिनहाज ई सिराज क्रोनिकलर। कह रहा है कि क्रोनिकलर who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। देखिए क्या कह रहा है कि 13वीं सदी में 13th सेंचुरी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। आगे है he used the term in a political sense of land that were a part of the domination of the Delhi सल्तनत। देखिए कह रहा है कि उसने जब शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों को इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब कह रहा है कि इन हिंदुस्तान जो वर्ड है, इस वर्ड का यूज जब राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे वे क्या हो गए, वो भी उनमें शामिल होते गए। ठीक है, आगे है द एरिया इंक्लूड in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never include South India। देखिए कह रहा है कि जो जब राजनीतिक अर्थ में लिया जाने लगा तो इनमें वो सारे इलाके भी शामिल हो गए, लेकिन हुआ क्या, कह रहा है कि द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। कह रहा है कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। जो दक्षिण भारत है उसका समावेश कभी नहीं, उसमें वो शामिल नहीं हो पाया। आगे कह रहा है कि बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। देखिए कह रहा है कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र तो बढ़ते गए, लेकिन साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का तो विकास हुआ नहीं, मतलब वो तो उसका समावेश तो हुआ नहीं। लेकिन अभी देखिए ये बाबर के यूज होने पे कह रहा है कि इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ के, मतलब इसके ठीक उल्टा जब 16वीं सदी का शुरुआत हुआ तो उसमें बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया। ठीक है, आगे एज वी विल
सी लेटर इन दिस चैप्टर, कह रहा है सॉरी, कह रहा है एज वी सी सॉरी एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर। कह रहा है कि यह जो प्रयोग है, ये जो मतलब ये जो बाबर ने कहा, इसका हम आपके अगले वाले चैप्टर में भी देखेंगे। कह रहा है दिस वाज somewhat similar to the way a 14th century poet अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। देखिए कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था। कह रहा है कि अमीर खुसरो, यहाँ पे एक नाम आया है अमीर खुसरो, ये उस समय के पोएट हैं, उस समय के कवि हैं। कौन सी सदी के? ये 14th सेंचुरी, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है कि ये जो कवि हैं 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद शब्द, जो हिंद शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, इससे कुछ कुछ समान था। ठीक है, आगे है while the idea of a geographical and culture entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today। देखिए कह रहा है कि मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द के वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है Historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past। कह रहा है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। क्यों? क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ठीक है, इसलिए अगली लाइन है टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर्स। देखिए कह रहा है कि उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए विदेशी जो शब्द है, फॉरेनर्स जो शब्द है, उस शब्द को ले लीजिए। आगे वाली लाइन है इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। देखिए कह रहा है हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। ओके, आगे इन अगला पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर, हाँ कह रहा है इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture। देखिए कह रहा है कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो क्या कहलाता था? वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, आगे है In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person and in Persian अजनबी। देखिए कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी कहा जाता है। आगे वाली लाइन है a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds। देखिए कह रहा है कि इसीलिए किसी नगरवासी के लिए
वनवासी यानी विदेश होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर किसी भी दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। भले से उनका धर्म अलग अलग हो, लेकिन अगर वो एक ही गांव में है तो वो विदेशी नहीं होते थे, वो अजनबी नहीं होते थे। ओके, अगला टॉपिक हमारा है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। यहाँ से हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, देखिए ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज मतलब इतिहासकार और उनके स्रोत, उनका सोर्स क्या है, इतिहासकार और उनके स्रोत। दिया है हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए मेरा इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है। ठीक है, आइए इसे देखते हुए उनके स्रोत का सहारा लेते हैं। उनके अलग अलग डिफरेंट स्रोत का सहारा हम लेते हैं। उनका स्रोत क्या है, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। कह रहा है कि उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा 6th क्लास में। कह रहा है इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। कह रहा है कि इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। कह रहा है यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूसली इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। देखिए कह रहा है इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। मतलब कहने का मतलब कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से ही अभी भी चली आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। दे स्टिल रिली ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन। कह रहा है इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अपनी क्या करते थे, मतलब उन सूचनाओं की, उन इंफॉर्मेशन की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला है बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। कह रहा है लेकिन पर कुछ बातें पहले भी काफी भिन्न हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से काफी भिन्न हैं, फिर अलग है। कह रहा द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्डेड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कि इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता है वो सब आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। ठीक है, मतलब अचानक से उनमें इंक्रीज आ गया, बढ़ोतरी हो गई। कह रहा है अगली लाइन थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। देखिए क्या कह रहा है कि इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के एक दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ है जो ना समझ में आए तो आप ग्रुप में कमेंट करिए। क्या ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया, मैं पूरा कोशिश करूँगी उसे अगले वीडियो में समझा दूँ। थैंक यू।